हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का पूर्वावलोकन, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर इसका सब्जेक्टिव अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका पूरा डिटेल बता दूंगी। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? नहीं, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह सही दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 है जो सही दिया गया है। अगर पूछा जाता बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो वॉरेन हेस्टिंग थे। वॉरेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी एवं 1765 से 67 ईस्वी की अवधि में रहा था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के हो जाएगा तो यह जाएगा विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यह थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था यह था लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। चलिए इस पर विचार करना है। ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। सबसे पहले देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? पता होगा 22 अक्टूबर 1764 को। क्लाइव का पुनः भारत आगमन कब हुआ था? 3 मई 1765 को। और 1765 में ही बंगाल में द्वैध शासन को लागू कर दिया था। इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 12 अगस्त 1765 को हुआ था। वॉरेन हेस्टिंग का बंगाल गवर्नर बनना ये 1772 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा कथन है जो सही नहीं है। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। और यही क्या है, गलत आंसर दिया गया है। लॉर्ड डलहौजी ने दैवती के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। ये सही दिया गया। इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका डिटेल अगर देखना चाहते हैं देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार यहाँ पे याद कर लीजिएगा, व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले 1848 ईस्वी में सतारा को हड़पा गया था। सतारा को 1848 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में जैतपुर और संभलपुर को, वही 1850 में बघाट, 1852 ईस्वी में उदयपुर, 1854 में झांसी तथा 1854 में नागपुर का विलय कर लिया गया। 1856 ईस्वी में डलहौजी ने अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया था। ध्यान रखिएगा, इसका जो शासनकाल था 1848 से लेकर के 56 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पता ही होगा, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव 23 जून 1757 को हुई प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? यह किए थे राजा चेत सिंह। राजा चेत सिंह। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया। नेक्स्ट है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 15 जनवरी 1784 को। और इस समय जो गवर्नर जनरल था यह था वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का जो समय काल है 1774 से 1785 है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1774 पर 85 जो था उसी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, यह है वॉरेन हेस्टिंग से। वॉरेन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति वॉरेन हेस्टिंग तथा ब्लेजली से संबंधित है। वॉरेन हेस्टिंग अगर नहीं रहेगा ऑप्शन तो फिर ब्लेजली डालिएगा। ब्लेजली से। वॉरेन हेस्टिंग ने मैसूर और मराठों के साथ युद्ध किया। वॉरेन हेस्टिंग ने मैसूर मराठों के साथ युद्ध किया। अन्य रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किया। इस समय कंपनी अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। उद्देश्य केवल अपने राज्य सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
उसी का डिटेल दिया गया है। रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? घेरे की नीति, यह है वॉरेन हेस्टिंग से। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में जैद शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो यह 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने, बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और सिताब राय को परिच्युत कर दिया। जैद शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 ईस्वी में हुई थी, जिसे 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के तहत समाप्त कर दिया गया था। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? यह चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ। वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ इसके बारे में डिटेल दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो भी क्वेश्चन है वॉरेन हेस्टिंग। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। यूपीपीसीएस में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की पसविंदावद सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? यह करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कोवेनेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किसने किया? तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, उसी का डिटेल दिया गया। भारत लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया तो यह कॉर्नवालिस के शासनकाल में। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? यह दरोगा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो यह दरोगा को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो यह गाजीपुर में, गाजीपुर में स्थित है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना यह लागू नहीं होता, जो कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारतीय को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उसी का डिटेल दिया गया है, वीडियो को पॉज करके देखना चाहें देख सकते हैं। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो था पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने बेसिन की संधि की। बेसिन की संधि कब हुआ था? तो 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। यह संधि मराठों तथा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था तो था अवध का नवाब। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो था अवध का नवाब। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन देने के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेजी रेजिडेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया था। यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अगर पूछा जाता वह हो जाता है हैदराबाद। वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला हो जाता तो हैदराबाद। मैं भी वहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? क्या किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली। कब लाया गया था? क्या लाया गया था कब, बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इनमें से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिया गया है लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 1805 ईस्वी ने भारतीय राज्यों के अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की वे हैदराबाद कब? 1798 1800 ईस्वी में। मैसूर को 1799 में, तंजौर को 1799 में, 1801 में अवध को, पेशवा को 1802 में, बरार के भोसले 1803 ईस्वी में और सिंधिया 1804 में, इंदौर के होलकर 6 जनवरी 1818 को, जोधपुर, जयपुर, मंछेरी, बूंदी तथा भरतपुर। तथा प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं है। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? यह थे हैदराबाद के निजाम। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम दिए हुए कूट से पता कीजिए। चलिए इसका कूट को देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। 1, 2,
3 और 4, हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? यह किया था लॉर्ड विलेजली। लॉर्ड विलेजली। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 22 अक्टूबर। सहायक संधि 1798, 1863 नहीं, 1798। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार 1833। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खुला जाना 1813। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? यह हो जाएगा लॉर्ड विलेजली। लॉर्ड विलेजली। लॉर्ड विलेजली ने भारत की ओर 1797 ईस्वी में प्रस्थान किया, जो कि आंग्ल इतिहास में संभवतः सबसे अंधकार में समय था। फ्रांस के विरुद्ध यूरोपीय शक्तियों का बना हुआ मोर्चा छीन भिन्न हो चुका था। नेपोलियन मिस्र तथा सीरिया को विजित कर चुका था तथा गंभीरतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। ऐसी परिस्थिति में विलेजली ने भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया, जिससे अंग्रेजी सत्ता का श्रेष्ठता स्थापित हो गई तथा नेपोलियन का भय भी टल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है? आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 के बीच लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल के काल में हुआ था और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सुंगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। सुंगौली की संधि किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों एवं नेपाल के बीच साथ हुआ था। सुंगौली की संधि कब हुई थी? तो 1815 ईस्वी में हुई थी। 1815 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक में सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो के समय क्या हुआ था? तो बक्सर का युद्ध। हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था बक्सर का युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यही क्या है? गलत दिया गया है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके समय काल में हुआ था? बताइएगा किसके समय काल में हुआ था? यह 1817 से 18 के बीच में हुआ था। यह हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1799 ईस्वी में और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली एवं आंग्ल नेपाली युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, जबकि बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, यह हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग से। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? तो यह रहे थे 1820 से 27। 1820 से 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जान लेते हैं। सर टॉमस मुनरो 1820 से 27 तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? बताइएगा। सर टॉमस मुनरो के द्वारा ही। इस व्यवस्था के जन्मदाता अगर पूछा जाए तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के वारामहल जिले में लागू किए थे। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, असम तथा कुर्ग, जो कि आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, में लागू की गई। नेक्स्ट है, तथाकथित कुप्रशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया? यह ले लिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग, याद रखिएगा। 1831 में मैसूर को हड़प लिया था, 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं कछार के रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया था, क्योंकि वहां कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं अव्यवस्था थी। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? यह था कैप्टन स्लीमन। कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में ही ठगों का उन्मूलन किया गया था। यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का क्या हो गया था? अंत हो गया था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? यह हुआ था कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? यह लगाया था विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा पर पाबंदी 1829 ईस्वी में लगाया गया था। 17 भाग कौन सा हो जाएगा? 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? यह क्या था? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? तो 1829 में हुई थी। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक लगा दिया गया? दासों का रोक कब लगाया गया था? तो 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में बंगालों से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न से किस नीति से या फिर रीति से हुआ था? तो यह हुआ था प्रशासन के आरोप में 1856 ईस्वी में। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उसी को दिया गया सतारा 1848, जैतपुर एवं संभलपुर 1849, बघात को 50, उदयपुर 52, झांसी 1854, नागपुर भी 1854। झांसी का ध्यान रखें 1853, नागपुर 1854 और करौली को 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? यह हुआ था 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में हुआ था। कुप्रशासन के आधार पर विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। चलिए इसे व्यवस्थित करते हैं। सतारा को सबसे पहले हड़पा गया था 1848 में ही, झांसी को 1853 में, बघात को 1850 में और उदयपुर को तो पता ही होगा। चलिए इसे क्रमबद्ध मिला लेते हैं। तो 1 3 4 2। अधोलिखित युगों में से कौन सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? 1848 में पंजाब का विलय किया गया था, 1856 में अवध का विलय किया गया था, 1855 में झांसी का विलय किया गया था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 1856 में अवध का विलय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? यह की थी डलहौजी ने। विलय की नीति डलहौजी। ब्रिटिश द्वारा कुप्रशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? तो यह अवध। भट्ट ने ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राशि राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। सबका आगे बता दी है 3 2 1। झांसी को कब विलय किया गया था? झांसी, सतारा, संभलपुर मिला लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? यह हुआ था सतारा 1848। जेम्स एड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? यह नाम था लॉर्ड डलहौजी। जेम्स एड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? एक नया क्वेश्चन है। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एड्रूज ब्राउन रैमजे था। अंग्रेजी द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनब्रो के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा कब कर लिया था? 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। सिक्किम का विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? उस समय था जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लिया यहाँ पे 1854 ईस्वी में स्लीमन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया था। उसने कहा था कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है, जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउट्रम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस था। ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? हेनरी लॉरेंस था, जो विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के समय 1853 ईस्वी में बंबई से थाने के बीच। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस नगरों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था बंबई और थाने के बीच। भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो यह शुरू हुई थी 1853 ईस्वी में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो यह प्रारंभ की थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने 1853 ईस्वी में बोरीबंदर स्टेशन से थाने के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। यह हुआ था डफरिन के समय। डफरिन के समय 1885 ईस्वी में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया। कब मिलाया गया था? तो 1 जनवरी 1886 को, जो ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845-55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? तो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था? विधवा पुनर्विवाह यह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके प्रयासों से? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग
28 फरवरी 1856 का जो समय काल है, 21 मार्च 1862 का शासनकाल है, के समय 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अधिनियमित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। प्रारूपित और प्रस्तुत किसके समय किया गया था? तो डलहौजी के समय, जबकि इसे लागू कब किया गया था? तय कैनिंग के समय। इस अधिनियम के तहत 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद उसका क्या था? आपातकालीन राजधानी थी। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? यह था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। क्या सुनाया था? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर ए। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था 1858 की सामग्री की घोषणा से। चलिए इसके बारे में डिटेल दिया गया है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। नियुक्त किया गया था 1877 ईस्वी में। किसके समय? बताइएगा किसके समय? राजसी उपाधि अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1 जनवरी 1877 को। और इसमें महारानी विक्टोरिया को क्या घोषित किया गया था? सामग्री घोषित किया गया था। इस प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 2011 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। ध्यान रखिएगा, एडवर्ड 7 को 1903 में और जॉर्ज पंचम को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? दास प्रथा को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने। लॉर्ड एलन बरो ने 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लाया था। कब लाया था? क्या लाया था? 1792 ईस्वी को। 1793 में, सॉरी 1793 ईस्वी में। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि किसने लाया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके समय हुई थी? तो डफरिन के समय हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुराईपूर्ण या फिर कुशल आक्रमण की नीति जॉन लॉरेंस के समय लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, उच्चतम निष्क्रियता लॉर्ड कैनिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में भारत में प्रारंभ किया गया था? यह किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। इसमें से लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि गलत दिया गया है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1803 से 1805 के बीच हुआ था और लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध मराठों के पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 ईस्वी में समाप्त कर दी थी तथा पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बंबई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया गया। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 में। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? 1818 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817-18 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? क्या की थी? चार्ल्स मेटकॉफ ने। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेस्ली के समय सहायक संधि प्रणाली, सर जॉन सोर के समय आंग्ल नेपाल युद्ध। 1814 ईस्वी में पहला युद्ध लड़ा गया था, आंग्ल युद्ध, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली और इस समय किसका शासनकाल था? लॉर्ड हेस्टिंग का, ना कि जॉन सोर का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी का डिटेल दिया गया है। सुगौली की संधि ध्यान रखिएगा। 2 दिसंबर 1815 को सुगौली की संधि लेखबंद हुई, जिसे 4 मार्च 1816 को अनुमोदित की गई। कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जिले अंग्रेजों को सौंपेगी। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? यह जगह लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। 1799 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
लॉर्ड एलनब्रो सिंध का अंग्रेजी राज में अगस्त 1843 में विलय किया गया था। लॉर्ड डलहौजी कुशासन का आरोप 1856 में अवध को विलयनीकरण किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 17 से 18 के बीच हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के समय, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 के मध्य हुआ था और इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन के समय नहीं हुआ था। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 के बीच में हुआ था। निम्न से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ था? यह था जॉन लॉरेंस। उसी का डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट है कुशल आक्रामण्यता की नीति, उसी को कहते हैं। भारत में अंग्रेजी के समय प्रथम जनगणना हुई थी, तय हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? यह किए थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या किसके द्वारा किया गया था और कहाँ किया गया था बताइएगा। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो यह लॉर्ड मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही की गई थी। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। लॉर्ड मेयो अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। यह था लॉर्ड लिटन आक्रामक नीति अपनाने वाला था अफगानिस्तान के विरुद्ध। नेक्स्ट है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा? कौन वायसराय सबसे दीर्घकाल तक रहा था? लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर प्रश्न है। सबका शासनकाल दिया गया है, देख लीजिएगा। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। तो लॉर्ड रिपन द्वारा, जो कि इसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। चलिए वीडियो को पॉज करके इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? यह किया था लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा यूरोपों के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाया जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों में सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में लाया गया था? लॉर्ड रिपन के समय। उसी का डिटेल दिया गया है, इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से किससे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन नहीं। स्थानीय स्वशासन कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। राज अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। ध्यान रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। क्लाइव के समय क्या हुआ था? बंगाल में दोहरा शासन हुआ था। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। विलियम बेंटिक के समय अंग्रेजी शिक्षा लाया गया था। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन को देखते हैं। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो हमने बताया था वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। लॉर्ड डलहौजी
लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत। विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन के समय स्वायत्त शासन। बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व, 1 मिनट। हाँ, 98 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो लॉर्ड एलनब्रो सिंध का विलय किया गया था, यह सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? यह हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय काल में। लॉर्ड कर्जन के समय काल में पुरातत्व संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुए थे। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंघम को प्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था। 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए सरकार में अलग विभाग बनाए गए थे। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल 1899-1905 के दौरान वर्ष 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एकीकृत एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, यह हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी? बताइएगा किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या दिया गया है? 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था। उसमें गवर्नर जनरल हॉफ मेयो था तथा ड्यूक ऑफ अर्गिल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अर्गिल के सुझाव पर पुरातत्व विभाग बनाया गया था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? यह की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? यह की थी लॉर्ड कर्जन ने। 1901 ईस्वी में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य देशी नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध कराना था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। चलिए इस पर विचार करते हैं। इसका जो समय काल है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1, 2, 3, 4 देख लेते हैं। यहाँ पे 1899 से 1905 के बीच लॉर्ड कर्जन, 1910 से 1916 का जो समय काल है यह वायसराय रहा था लॉर्ड हार्डिंग, 1916 से 1921 लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1926 से 1931 लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। बिल्कुल, पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर बी। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी, तो यह अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा और लॉर्ड मिंटो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? यह लिखा था लॉर्ड कर्जन ने, जो कि पूरा का पूरा यहाँ पर डिटेल दिया गया है, देख लीजिएगा। इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? यह की थी लॉर्ड मिंटो ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यह था लॉर्ड रीडिंग यहूदी वायसराय था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन, जो कि गलत दिया गया है। वर्नाक्यूलर प्रेस कब लाया गया था? 1838 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था बताइएगा? तो लिटन के द्वारा लाया गया था। समाप्त किसके द्वारा किया गया था? 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? ठगी का दमन विलियम बेंटिक, इल्बर्ट बिल रिपन, रिंग्स फेस की नीति वॉरेन हेस्टिंग, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन नहीं होगा, लॉर्ड लिटन होना चाहिए। नेक्स्ट है 113 नंबर, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? यह था लॉर्ड हार्डिंग के समय। 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम में महारानी मेरी को भारत बुलाया गया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसे दिल्ली दरबार के नाम से जानते हैं। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने के लिए दिया गया है सामाजिक सुधार, यह हुआ था बेंटिक के समय काल में। बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल में दोहरा शासन जो हुआ था यह हुआ था रॉबर्ट क्लाइव के समय बंगाल में दोहरा शासन लागू किया गया था।
बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 कर्जन के समय, चूक या हड़प की नीति डलहौजी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे मिलाया गया है। मिलान करने के लिए दिया गया है। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन, भारत के गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन, भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन, गवर्नर जनरल और सम्राट को प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन। सूची 1 दिया गया और सूची 2 दिया गया है। इसको मिलान करेंगे और इसका राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर मिल जाएगा। इसे डिटेल से एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1833 का एक डलहौजी की नियुक्ति, 1858 का एक मिंटो की नियुक्ति, 1835 का एक वेबल की नियुक्ति, ये सब दिया गया। सूची 1 और 2 को मिलान करने के लिए दिया गया है। मिलान करिए। संभलपुर को कब किया गया था, हड़पा गया था, तय विलय किया गया था 1849 ईस्वी में। सतारा 1848, अवध 1856, झांसी 1854, कहीं कहीं 1853 दिया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम का विलय कब किया गया, पंजाब का विलय कब किया गया था, ऐसा बताना है। सबसे पहले किसका विलय किया गया देख लेते हैं यहाँ पे। सिक्किम का विलय 1817 में किया गया था, 1817 में। पंजाब का विलय 1849 में किया गया। झांसी का विलय 1854 में। वर्मा का विलय 1856 ईस्वी में किया गया था। निम्नलिखित में से किस वायसराय कार्यकाल में भारतीयों को बहादुर और खान बहादुर उपलब्धियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? राय बहादुर खान बहादुर की उपाधि प्रदान कब किया गया था, बताइएगा। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। 1857 को विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी शासकों, जमींदारी आदि को अपना विश्वास पत्र बनाने के लिए उन्हें उपाधि, खिलत, भूमि अनुदान, ऋषि माफी आदि सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। इनमें हिंदुओं को दी जाने वाली प्रमुख उपाधि थी राय बहादुर तथा मुस्लिमों एवं पारसियों को दी जाने वाली समकक्ष उपाधि थी खान बहादुर। 1859 ईस्वी एवं 60 ईस्वी में इन उपाधियों के दिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। और इसमें वायसराय कौन था तो पता ही होगा, लॉर्ड कर्जन था। चलिए वीडियो समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अब इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अगर नहीं पसंद आया होगा तो अनलाइक करें। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।